नाजरीन आदाब, मैं शुभदा कपिल हूँ, हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात पॉल्यूशन कंट्रोल इश्यूज़ एंड कंसर्न की। आज पॉल्यूशन ने हर किसी को परेशान करके रखा है। पॉल्यूशन चाहे पानी का हो या हवा का, बुरा असर हर जानदार खासकर इंसान की सेहत पर पड़ रहा है। अभी दिल्ली के आसमान का हाल कुछ ऐसा ही है, हर तरफ धुंध और कुहासा ही नज़र आ रहा है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि ये धुंध और कुहासा आखिर है क्या? अगर ये पॉल्यूशन की वजह से है तो इससे बचने का तरीका क्या हो सकता है? इसी बात पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज में प्रोफेसर सौमित्र मुखर्जी, साथ ही हमारे साथ हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल में साइंटिफिक ऑफिसर शांभवी शुक्ल। आप दोनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। सबसे पहला सवाल प्रोफेसर मुखर्जी आपसे मैं करना चाहूँगी। आजकल दिल्ली में हम हर जगह देख रहे हैं धुंध है, कुहासा है, क्या रीज़न है इसके पीछे? क्योंकि हर किसी को परेशानी हो रही है, खांसने में दिक्कत है, घुटन जैसा महसूस हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, इसको अगर हमें अंदर से तह से समझना है तो कई पर्यावरण की चीज़ें हैं जिस पर हमें गहराई से चिंतन करना पड़ेगा। एक तो है जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति। कुछ समय यहाँ दक्षिण की दिशा से जो वायु प्रवाहित होती है मानसून से पहले, और उसके बाद ये उत्तर की तरफ से आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लैंड यूज़ पैटर्न, जैसे कि जो किस तरह की फसल जिस तरफ जलाया जा रहा है, जिसके अलावा जिसके पराली को जलाया जा रहा है, उसकी कब जो है कटाई होती है और कब उसको जलाया जाता है। और तीसरी चीज़ है यहाँ की जो प्लानिंग, इस शहर की जो आर्किटेक्चरल प्लानिंग जो जिस तरह से तब्दील हो रही है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एक ऐसी दम घोटने वाली परिस्थिति में तब्दील हो गया है कि जिसमें सांस लेना मुश्किल है, और कुछ समय बाद तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें अगर धीरे धीरे आप देखें कि 2009 के बाद से ये चीज़ें काफ़ी हद तक बढ़ी है। उसका एक कारण तो ये हो सकता है कि पंजाब और हरियाणा में जो फसल, खास करके जो चावल की खेती होती है, तो चावल की जो बुआई होती थी पहले वो अप्रैल के आसपास होती थी। अब जो है कुछ उसमें एक रूल में तब्दील हुआ है 2009 के बाद से, तो वो जो है जून महीने में होती है। अब जब बुआई होगी और उसकी जो कटाई होगी उसके बाद ही पराली जलाई जाती है। तो अब जो है ये पराली जलाने का जो पहले था कि सितंबर में जलाई जाती थी, अब वो अक्टूबर में भी जलाई जाती है। तो जब पराली जलाई जाती है तो उसका जो धुआं है तो वो पंजाब में तो फैलता ही है, उसका असर दिल्ली में भी आती है, क्योंकि जो हवा के जो प्रवाह है, जो हवा की जो फ्लो है वो इस तरफ दिल्ली की तरफ आ रही है। और दिल्ली में एक बार वो हवा आ जाती है तो यहाँ मॉइस्चर इस समय थोड़ी सी बढ़ती है, जब नमी बढ़ती है, आर्द्रता बढ़ती है पर्यावरण में। जब पर्यावरण में नमी बढ़ती है तो उसके अंदर जितने भी प्रदूषित वायु होते हैं वो उसके अंदर जो है अपना एक डेरा बना लेती है। और वो डेरा सिर्फ प्रदूषित वायु का ही नहीं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे इन्फ्लुएंजा और खांसी इन सब चीज़ों को बढ़ाने में सहायक होती है। जब उसको हम सांस के साथ अंदर लेते हैं तो वो लगातार खांसी आती रहती है, और हर तरह की बीमारी, खास करके जो कम उम्र के बच्चे, जो बीमार और जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। जी, जैसे दिल्ली के कुछ ग्रीनरी वाले एरियाज़ हैं सर, उसमें भी कई बार ये देखा गया है आजकल के इन दिनों में कि बहुत घुटन वाला माहौल हमें लगता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि दम घुट रहा है। और जनरली लोगों का ये पर्सपेक्टिव रहता है कि हम ग्रीनरी में रह रहे हैं, स्वच्छ हवा में रह रहे हैं। क्या आपको इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस नज़र आता है? कितना? इसमें डिफरेंस तब्दील सिर्फ इतना ही है कि जो प्रदूषित वायु है वो पूरी तरह से ये जो पेड़ पौधे हैं वो उसको सोख नहीं पाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जो छोटे छोटे कण होते हैं, बिल्कुल छोटे कण हैं, वो कुछ हद तक तो पौधे सोख लेती है। वो पौधों के आप उसके जो प्रकृति को भी देखिए कि उसके जो
कलर में क्या चेंजेस आ जाती है। कुछ पौधे हैं जहाँ प्रदूषित वायु नहीं है, वहाँ के पौधे बिल्कुल हरा भरा रहता है, और जहाँ वायु में प्रदूषण है वहाँ के पौधे भी जैसे लग रहा है कि बीमार पड़े हुए हैं। लेकिन जो बड़े कण हैं जो कि जो कंस्ट्रक्शन की वजह से जो उत्पन्न हो रही है, या जो बाइक की जो लगातार जो जमीन पर जो उसकी घिसाव हो रही है, उससे जो बड़े बड़े कण जो है वो निकल रहे हैं, वो कण कहाँ पेड़ पौधे अब्जॉर्ब कर पाएंगे? वो तो वहीं पर रहती है और सांस के साथ हमारे अंदर जाती है। तो कितने भी आप पेड़ पौधे लगा लें, इसका ये समाधान नहीं है। हाँ, पेड़ पौधे कुछ हद तक जो है प्रदूषित वायु को, छोटे से कण को वो जरूर जो है अब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन इतने बड़े कण और जो उसके जो सेकेंडरी जो प्रोडक्ट बनते हैं वायु प्रदूषण के, वो पेड़ पौधे सारे अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। कुछ खास पेड़ पौधे जरूर होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, लेकिन वो कहाँ यहाँ लगाया जाता है? वो तो यहाँ लगाए नहीं जाते हैं। हाँ, समान जनरल सी बात करें, घरों में हम बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स नहीं लगाते हैं। तो ये लगाना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें थोड़ा सा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में तब्दील करनी पड़ेगी, जैसे सिंगापुर वगैरह में हुआ है। तो वो दिल्ली में भी उस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले तो रोकना है पराली को जलाना। वो सबसे बड़ा नुकसान है। स्क्वायर प्लांटेशन आप लोग कर सकते हैं, वो भी एक छोटा सा घर में एक कोने में आपने प्लांटेशन लगाया, तो वहीं से एक इंडिविजुअल आदमी को शुरुआत की जा सकती है पॉल्यूशन कम करने वो अगर हर आदमी उस तरह से करें, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये एक इतनी बड़ी चीज़ है कि जैसे जो साधारण जो पेड़ हैं वो भी अगर उसको पानी, दिल्ली में क्या समस्या है कि भूमिगत जल भी नीचे जा रही है, तो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप करें तो पेड़ पौधों की स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी। पेड़ पौधे स्वस्थ रहेंगे तो वो प्रदूषित वायु को एब्जॉर्ब करने में सहायता मिलेगी। अगर प्रदूषित वायु को वो एब्जॉर्ब करेंगे तो वातावरण में स्वच्छता आएगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। तो वही एक तरीका है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाए, और जो पेड़ पौधे भी कुछ इस तरह के पेड़ पौधे लगाए जाए कि जो दिल्ली के वातावरण के लिए ठीक हो। वाटर मैनेजमेंट पे भी अभी हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। श्याम भाई, भी आपसे जानना चाहूँगी, आप काफ़ी लंबे समय से CSC के साथ जुड़ी हुई हैं। आप बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट्स जारी होती हैं CSC की तरफ से, पॉल्यूशन को रिलेटेड आप किस तरीके से देखती हैं कि कितना चेंज आया साल दर साल पॉल्यूशन में? जब हम अगर पिछले 10 साल की बात करते हैं, 2010 से अभी लेटेस्ट CSC ने एनालिसिस किया है, तो उसमें हमने देखा है कि जो ट्रेंड था, जो PM 2.5 होता है, उनका जो ट्रेंड होता है वो हल्का सा स्टेबल हुआ है और थोड़ा वो डिक्लाइनिंग की तरफ को गया है। पर लेकिन उसके पीछे बहुत सारे एक्शंस लिए गए हैं। जैसे जब दिल्ली NCR की बात करते हैं तो 2 तरीके के सोर्सेज होते हैं, तो एक जो पूरे साल भर सोर्सेज रहेंगे और एक सिर्फ सीजनल सोर्सेज होते हैं। सीजनल सोर्सेज में ये पराली जलाना आ जाता है, पटाखे जलाना आ जाता है। और यही चीज़ अगर जब विंटर्स की स्पेशली बात करते हैं कि स्मॉग एपिसोड विंटर में बहुत ज़्यादा एविडेंट हो जाता है, तो ये विंटर्स में बहुत सारी कंडीशंस होती है। जैसे मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस एक होती है कि विंड स्पीड जो होती है वो काफ़ी कम होती है, और एक मिक्सिंग हाइट होती है। मिक्सिंग हाइट वो हाइट होती है जहाँ तक पोल्यूटेंट्स डिस्पर्स कर सकते हैं, तो वो काफ़ी लो होती है। तो इस टाइम पे पोल्यूटेंट्स जो होते हैं जैसे वो रिलीज़ होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। और ऊपर से पराली जलने का भी सीज़न ये सितंबर एंड से लेकर नवंबर 15 से 20 तारीख तक रहता है, और इसी टाइम पे दिवाली भी हमारी आ जाती है। तो ये सब ऐड कर जाते हैं जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज है हमारे। पर लेकिन अगर 2015 से बात करें स्पेशली, तो ऐसे बहुत छोटे छोटे एक्शंस हैं जो लिए गए हैं। जैसे ट्रक की एंट्री बंद हो गई है, ट्रक में ECC जो कंपनसेशन चार्ज होता है वो लगा दिया गया है, और अभी दिल्ली ने अप्रूव्ड फ्यूल नोटिफिकेशन निकाला है। इसका मतलब है कि इंडस्ट्रीज़ में कुछ ही तरीके के फ्यूल यूज़ हो सकते हैं, जैसे फर्नेस ऑयल हो गया, पेट्रोलियम कोक हो गया, ये सब काफ़ी पोल्यूशन करते हैं। तो ये सब बैन हो गए हैं दिल्ली और NCR के राज्यों में भी। और उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को हमारे शिफ्ट किया जा रहा है कि वो नेचुरल गैस में हो जाए। और जब व्हीकल्स की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर अराउंड 40% कंट्रीब्यूट करता है पोल्यूशन को। ये रिसेंटली 2018 में स्टडीज़ आई थी, सफ़र ने भी किया था और टेरी ARAI ने भी एक स्टडी किया है। तो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के एमिशंस है वो मतलब एक तो उनके नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से है कि ऑलरेडी अगर बात करें, जब आप रजिस्ट्रेशन ऑफ टोटल व्हीकल्स देखते हैं तो 1950 से लेकर करीबन 2005 तक अगर 100 मिलियन व्हीकल्स ऐड हुए हैं तो वही सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स सिर्फ पिछले 10 साल में ऐड हुए हैं, यानी कि 2005 से लेकर 2015 तक। तो ये जो नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से रोड में कंजेशन
इंक्रीज हो रहा है और ऊपर से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है जिससे डस्ट एमिट होती है। नेक्स्ट ईयर से 2020 अप्रैल से हमारा BS6 व्हीकल्स आ रहे हैं जिसके स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो रहे हैं। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो व्हीकल्स की इम्प्रूव हो रही है जिससे वो कम एमिशंस कर सके। और जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गया तो इंडस्ट्री तो कुछ कुछ स्पेसिफिक एरिया में होता है पर व्हीकल्स तो हर जगह, जो एक्सपोजर लेवल होता है लोगों का वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है व्हीकल्स एमिशन की वजह से। राइट सर, टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बेशक हुआ है बट रिपोर्ट्स चाहे कुछ भी कहें पर एक अगर आम आदमी समझेगा उसको तो यही लगेगा कि साल दर साल उसको जो दिखता है वो उनके लिए सत्य होता है। तो जब तक ये धुंध हटती नहीं है तब तक उनको कोई भी चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा इस समस्या को लेके। आप क्या इस बारे में बताएंगे कि इस समस्या को किस तरीके से कम किया जाए? देखिए, इस समस्या को कम तो किया जा सकता है जी, लेकिन पहले पराली की बात करें। सबसे पहले जो है वो पराली को नंबर 1 तो यह है कि पराली को जलाया ही ना जाए, उसको इस तरह से डिकम्पोज किया जाए कि जिससे कि उससे कई और भी चीज़ें बने, खाद या कोई ऐसी चीज़ें बने अगर क्योंकि वो तो बायोडिग्रेडेबल है, उससे कुछ ऐसी चीज़ें, उसको जलाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए बाय लॉ। कानून के हिसाब से उसको जो है पराली जलाना बिल्कुल बैन कर देना चाहिए एंड इट शुड बी अ पनिशेबल एक्ट पराली जलाना। उससे 50% समस्या का समाधान उससे तो हो जाएगा। दूसरी चीज़ यह है कि पराली तो आपने जलाना बंद कर दिया, लेकिन जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है दिल्ली शहर में, जैसे कि अभी आप बता रही थी, और तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इस तरह से है कि एक बार स्मॉग आ जाती है तो फिर वो निकल नहीं पाती, निकलना मुश्किल है। तो उसके लिए हमें स्पेशली आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, जो ग्रीन बिल्डिंग, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है। तो कई स्टेप्स में है इसके काम। और तीसरी चीज़ यह है कि जितना अधिक हो सकता है हमें जो है पेड़ पौधों को स्वस्थ बनाने के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। और जो जैसे जो दिवाली में जो पटाखे जलाने वाली बात होती है तो उससे बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होता है पर्यावरण प्रदूषण में, उसमें होता है 5 से 10%, लेकिन उसमें भी बहुत कमी आई है क्योंकि वो बच्चों को स्कूल में बहुत अच्छी तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है दिल्ली या NCR रीजन में कि पटाखे बिल्कुल मत खरीदो। तो इसी तरह की प्रशिक्षण अगर बच्चों को स्कूल में दिया जाए कि गांव में खास करके, जैसे अर्बन और रूरल दोनों को मिला करके ये समस्या है कि जो है पराली ना जलाया जाए जी। वो अपने माँ बाप को बताएं कि ना मैम मना किए हैं, हमारे सर मना किए हैं, पराली नहीं जलाना है। तो उसको एक ड्राइंग कंपटीशन, एक बेसिक लेवल से बच्चों से, बच्चे जब कहते हैं ना तो हम उस चीज़ को मानते हैं बिल्कुल। और बच्चे जब, वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, वो ट्रस्टी है हमारे पर्यावरण के, तो पहले तो बच्चों से शुरुआत हो कि वो बताएं, उनके अवेयरनेस कैंपेन किया जाए स्कूल लेवल में, क्योंकि बच्चे जो कहते हैं वो बड़े मानते हैं। और वो उनके दिमाग में अगर वो चीज़ एक बार घुस गया कि हमें पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना है, हमें जीना है स्वस्थ होकर के, तो शायद इस चीज़ का समाधान वहीं पर है। हमारे बच्चे से ही हम सीख सकते हैं। श्याम भी आपसे जानना चाहूँगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक मेजर एस्पेक्ट है इसका, पॉल्यूशन का। तो इंडस्ट्रीज़ में से भी एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, वेस्ट निकल रहा है, फ्लाई एशेज उड़ रही हैं, इन सबको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की अगर बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है बाकी सारे सोर्सेज के साथ, क्योंकि तो बहुत तरीके की एमिशंस होती है इंडस्ट्रीज से भी। एक स्टैक एमिशंस होती है कि जो चिमनियाँ लगा देते हैं बड़ी बड़ी, एक उससे एमिट होता है, और एक जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो प्रोसेसिंग होता है, मटेरियल को हैंडल करने का तरीका होता है, उससे फ्यूजिटिव एमिशंस निकलते हैं, जो डस्ट होती है बेसिकली वो निकलती है। तो उन सब को कंट्रोल करने के लिए अभी रिसेंटली CPCB ने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्टैंडर्ड्स निकाले थे इंडस्ट्रीज़ के लिए, 16 कैटेगरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, पर उसको वो कितना फॉलो हो रहे हैं वो स्टैंडर्ड, वो चेक करना पड़ेगा कि और जैसे बहुत सारे एक गाइडलाइंस बनी हुई है कि आप फ्यूजिटिव एमिशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और अब जैसे कोयला ट्रांसफ़र होता है तो वो डस्ट के फॉर्म में जब कोल ट्रांसफ़र होता है तो वो ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा, वो हवा में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमें ऐसी, मतलब इंडस्ट्रीज़ को बंद तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी कि उधर से जो एमिशंस हो रहा है वो जितना कम हो सके, उसको जितना कंट्रोल वे में कर सके उतना ही अच्छा होगा। जी,
सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमने यहाँ बात शहरों की इंडस्ट्रियलाइजेशन की करी, पॉल्यूशन की, बट एक नज़र हम अपने गाँव पे भी डालते हैं। वहाँ पे एक समस्या आती है वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, जो कि कंटामिनेशन हम बेसिकली कहें। इसके बारे में जानकारी भी बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं है, ना इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। तो वहाँ पे किस तरीके से हम पॉल्यूशन से बचा सकते हैं, या अवेयरनेस लोगों में फैला सकें, या कुछ ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स हम करके उनको समझा सकें, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, गांव में खास करके हमारी जो फसलें जो उगाई जाती है वो गांव में ही होता है। शहर में तो फसलें उगाई नहीं जाती है। अब गांव में क्या है कि जिस तरह की फसलें उगाई जाती है और किस समय उसकी बुआई हो और किस समय उसकी कटाई हो, तो इसके बारे में जो है हमें अगर अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए गांव में, तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक जो है एक जो है इस समस्या का तुरंत समाधान है। जैसे इस साल की तो जो बात हो गई, लेकिन अगले साल इस चीज़ का रिपीटिशन ना हो, तो अभी से उसकी जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाई जानी चाहिए इमीडिएटली। उसकी प्लानिंग करके 2-3 महीने के अंदर उसकी अवेयरनेस कैंपेन गांव में चलाई जाए कि पराली आप नहीं जलाओगे। लेकिन गवर्नमेंट को भी उसमें थोड़ा सा सहयोग देना पड़ेगा। उसमें उनको जो जिस स्टेट में पराली ज़्यादा जलाई जाती है उस स्टेट में खास करके उन लोगों को, किसानों को या गांव वालों को जो भी है वहाँ, उनको इस तरह की इंस्ट्रूमेंट्स दी जानी चाहिए कि उसको ना जला करके उसको कैसे डिकम्पोज करें। सर वाटर मैनेजमेंट की भी आपने चर्चा की थी, उसके बारे में जानना चाहूँगी किस तरीके से हम बेसिक अपने हाउस होल्ड्स में ही पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि जब तक बचेगा नहीं पानी, क्योंकि पानी की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, ड्रिंकेबल वाटर, हाँ मिसमैनेजमेंट है, ड्रिंकेबल वाटर बहुत कम है, उसको कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, उसमें कई तरह के प्रयोग किया गया है हर पूरे कंट्री में, यहाँ भी हम लोगों ने किया है, दिल्ली में भी। तो उसमें यह है कि सुटेबल लोकेशन, जैसे कि रेन वाटर है, रेन वाटर को हम किस तरह से ज़मीन के अंदर भेज सकें जिससे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो। अगर किसी जगह में अगर मान लीजिए कि वाटर लेवल बहुत नीचे जा रही है, जैसे दिल्ली में काफ़ी जगह पर वाटर लेवल नीचे जा रही है, तो वहाँ पर इसको मैंडेटरी किया जाए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिस बिल्डिंग में भी किया गया और उसको सुटेबल लोकेशन, हर तरह का ज़मीन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पिट बनाने योग्य नहीं होता है, तो जिस कोने में उस तरह की ज़मीन है वहाँ पर पानी का जो है छत से जो पाइप आती है वो ज़मीन के नीचे डाला जाए, जिससे कि वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़े। और जब वाटर लेवल बढ़ेगी तो जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। जब पेड़ पौधों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा तो वो एब्जॉर्ब कर सकेंगे जो पॉल्यूटेड गैस को, तो उससे जो है काफ़ी हद तक हम शहरी वातावरण को शुद्ध बना सकते हैं। और छत में अगर वो किया जाए तो और भी अच्छा है कि जो प्लांटेशन है वो थोड़ा सा छत में भी हो, जो दीवार पर भी हो, और बिल्डिंग भी उस तरह से बने जो इस तरह के वर्टिकल फार्मिंग वो किया जा सकता है। ठीक है, आपसे मैं जानना चाहूँगी शांभवी, एक हम बात कर रहे हैं यहाँ पानी की, पर बहुत ज़रूरी है, अगर इफ्लुएंस की, हमने इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस की बात करी, तो हम बात करें वेस्ट जो घरों से निकलता है, चाहे वो ड्राई वेस्ट हो या वेट वेस्ट हो। लोगों को इसके बारे में जानकारी या तो नहीं है, शहरों में है पर वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते इतना, और गाँव में तो शायद बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को कैसे समझाया जा सके और कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है, ये सिर्फ मतलब गाँव का तो नहीं है, सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा एविडेंट है कि लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता है कि ड्राई वेस्ट कैसे अलग करें, वेट वेस्ट भी वो अगर लोग करना भी चाहते हैं तो जो कूड़ा लेके जाते हैं वो मिला के रख देते हैं। तो हमें हर लेवल के लोगों को अवेयरनेस करना पड़ेगा कि, और ये अवेयरनेस कैसे स्प्रेड हो सकता है, या तो मीडिया के थ्रू होता है, या तो छोटे छोटे कैंप्स लगाए जाए। ये रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं जो RWAs, उनके थ्रू ग्रुप्स बना के लोगों को अवेयर करवाया जाए कि आपको कौन सा वेस्ट किस तरफ को रखना होता है। और जैसे दिल्ली में भी अभी कंडीशन है कि हमारे पास 3 लैंडफिल साइट्स है जो ऑलरेडी अपनी सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुकी हैं, और वो उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उसके बावजूद उधर ही दोबारा से जाके वेस्ट डंप हो जा रहा है पूरा सिटी का। तो जब दिल्ली जैसे जो कैपिटल सिटी है इंडिया का, इधर मैनेज करना इतना मुश्किल हो रहा है, तो बाकी छोटे शहर में उनको अवेयर करवाने में तो और भी ज़्यादा हमें कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाने पड़ेंगे। राइट। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का भी अगर हम बात करें तो वो भी शायद इसी के अंडर आता है, उसको भी रोकना ज़रूरी है, बिकॉज़ वो आपने एक बार यूज़ किया, चाहे हम बात करें डिस्पोजेबल प्लेट्स की या फिर ग्लासेस की, आपने यूज़ किया और फेंका, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भी हम रोक सकते हैं।
सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसे काफ़ी सारे स्टेट्स में अपने आप ही बैन हो Ban गया ही है हो अभी गया, right. अभी तो लेकिन उसके बावजूद भी वो इलीगली दूसरे उसमें बिजनेस में चलता रहता है। तो अगर उसको अभी से ही रोका नहीं गया, क्योंकि उसको डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो डिकम्पोज होता भी नहीं है। अगर वो आप 100-200 साल बाद भी देखेंगे तो भी उसके डिकम्पोजिशन में बहुत टाइम लग जाता है। राइट। तो इसीलिए जितना उसको लिमिट कर सके, लोगों को उसकी ज़रूरत बता सके कि उस प्लास्टिक को क्यों ना यूज़ किया जाए, तो इस तरीके से हम लोगों को बोल सकते हैं कि अगर आपको अपने घर से ही एक थैला लेके जाना होता है, इससे ज़्यादा उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर लेकिन उसके बावजूद तो एक तो लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए, उसके अलावा जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो आप लोगों को तो अवेयर करवा सकते हैं कि आप ना यूज़ करें। बैन कर दिया तो लोग अपने आप ही यूज़ करना बंद कर देंगे जब मिलेगा ही नहीं मार्केट में। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग को भी रोक लगाना पड़ेगा कि अगर मैन्युफैक्चरर्स ही रुक जाएंगे तो वो मार्केट में सप्लाई आएगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो लोगों को फोर्स कर देगा शिफ्ट होने के लिए। राइट सर, प्लास्टिक की यही हम अगर पॉल्यूशन की बात करें, मराइन पॉल्यूशन बहुत है। लोग डंप कर देते हैं प्लास्टिक, समंदर में जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं, बिना कुछ सोचे वहाँ पे कूड़ा फेंक रहे हैं, बट वहाँ के जो जीव जंतु है, जो मराइन लाइफ है, उस पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है कि ये हमारे जो आधुनिक वातावरण को हर तरह से प्रदूषित कर रही है। जैसे प्लास्टिक अगर हम ज़मीन में डाल देते हैं या नदी में फेंक देते हैं या कहीं नाली में डाल देते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो सारे सिस्टम को चोक कर देती है। अगर ज़मीन में डालते हैं तो जो बारिश का पानी ज़मीन के ऊपर गिर रही है तो उसकी थोड़ी सी मात्रा रिसाव होकर के ज़मीन के अंदर जाती है, 15 से 20%, कहीं 25% भी जाती है। अगर प्लास्टिक हमने उसके ऊपर एक तह बिछा दिया तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम चाहे कितने भी कर लें, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक जो परत उसकी जो है ज़मीन के अंदर बिछ जाएगी प्लास्टिक की, तो वो वाटर जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कितने भी प्लानिंग कर ले, ज़मीन वो सोखेगा ही नहीं, सॉइल उसका एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। तो प्लास्टिक का वर्जन हर तरह से जो है ज़रूरी है। और दूसरा जो कोस्टल एरिया में जो प्लास्टिक की बॉटल या प्लास्टिक के जो पेन हैं या कई चीज़ें प्लास्टिक के, जैसे हम लोग दूध के भी पैकेट्स लाते हैं और उसको यूज़ करके फेंक देते हैं, राइट। तो वो मेरे ख्याल से जो छोटे बिजनेसमैन को टारगेट ना करके जो बड़े बिजनेसमैन को टारगेट करना चाहिए कि जैसे आपने बताई उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही बंद करवा दिया जाए, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की। अगर प्लास्टिक की कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ग्लास की अनब्रेकेबल ग्लास की है, वो उसमें आप दूध वगैरह ला सकते हैं, या जैसे हर चीज़ में जो है प्लास्टिक का जो है इतना यूज़ नहीं होता था पहले जो आज हो रहा है। तो प्लास्टिक का वर्जन हर तरह से मेरे ख्याल से एक मैंडेटरी कानूनी तौर पर जो है बंद करना चाहिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक खास करके। ओके, फ्यूल की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है पॉल्यूशन में। बायोफ्यूल को क्या हम एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल के तरीके से ले सकते हैं और कितना अभी तक ये सक्सेसफुल हो पाया है? बायोफ्यूल का अभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हुआ है इंडिया में अभी, लेकिन उस बायोफ्यूल का जैसे अब एक तरफ देखते हैं पराली जो जला रहे हैं, तो अगर देखा जाए जो स्टबल जो वो बर्न कर रहे हैं वो हम फ्यूल जनरेशन में भी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं एज अ फीड, उसको एज अ फीड स्टॉक जा सकता है। तो बायोफ्यूल अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, पर लेकिन जैसे हमारे कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नेचुरल गैसेस में चलते हैं, तो उसको शिफ्ट करने का सोचा जा रहा है कि हाइड्रोजन सीएनजी, HCNG करके उसको बना दिया जाए ताकि वो थोड़ा और कम एमिशंस करेंगे। पर लेकिन बायोफ्यूल को मुझे लगता है कि थोड़ा तेज़ी से अब आना पड़ेगा ताकि जो हमारे बाकी सारी जो डर्टी फ्यूल्स है जो ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं उनको वो रिप्लेस कर सकें। जी, CSC में भी क्या कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं या फिर आप किस तरीके से अपनी रिसर्च करते हैं, उसके बारे में बताइए। तो CSC में बहुत टाइप के रिसर्चेस होती है, जैसे एयर पोल्यूशन में हम लोग करते हैं कि कैसे डिफरेंट सोर्सेज जो है पोल्यूशन के वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके लिए क्या हम मिटिगेशन स्टेप्स ले सकते हैं, उसको कैसे बचाया जा सकता है। और पॉलिसी लेवल में काम करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ये सब में हमारा CSC काम करता है। तो जैसे CSC की खुद की बिल्डिंग में उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाया हुआ है। हमारा पूरा का पूरा जितना वेस्ट जनरेट होता है हम लोग सेग्रीगेट करते हैं और उस वेस्ट को रिसाइकल और रीयूज़ हमारे ऑफिस में ही होता है। तो इस तरीके के डिफरेंट स्टेप्स है जो हम खुद भी ले रहे हैं। और जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं कि CSC के काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट है,
कि अगर देखा जाए तो रोड हमारे पास लिमिटेड ही है, पर लेकिन बसेस में 90% ऑफ लोग ट्रैवल करते हैं, पर लेकिन जो उनको रोड स्पेस मिलता है वो सिर्फ 10% मिलता है और बाकी 90% रोड स्पेस सिर्फ प्राइवेट कार्स के लिए अवेलेबल होता है, जिसमें सिर्फ 10 to 15% लोग ट्रैवल करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जितने से ज़्यादा लोग अगर हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शिफ्ट हो सके। ओके सर, इसी मुद्दे पे बात करेंगे। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ये प्लानिंग कितनी ज़रूरी है, रूट कितना कैसे डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम देखें, हम पॉल्यूशन की प्रॉब्लम देखें, तो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट अगर दिल्ली शहर की देखा जाए या बाकी मेट्रोपॉलिटन शहर की देखा जाए तो वो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट हमारी जो रोड्स जो बनी थी तो वो शायद इतने कार को ढोने के लिए नहीं बनी थी। अब जो है वो रोड तो उतनी ही चौड़ी है लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ कार्स ज़्यादा आ गए हैं और उसके आसपास मकान भी काफ़ी बन गए हैं कि अब रोड को हम जो है एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो उसमें रोड को हम यही कर सकते हैं कि उसमें कई फ्लाईओवर और बनाया जा सकता है जिससे कि कंजेशन भी उसकी दूर हो और अगर कि जो व्हीकुलर पॉल्यूशन जैसे उसको तो कम से कम करने की सोच के बारे में सोचा जा सकता है कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या बायोफ्यूल हो उसके बारे में, लेकिन वो भी उसमें भी समय लगा। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लेकिन उसके लिए हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये भी आती है कि फ्लाईओवर्स और बने जिससे कि जो लेयर्स हैं, जो एमिशंस के जो लेयर्स होते हैं वो अलग अलग लेयर्स में जो एमिशंस निकलेंगे तो उसका असर जो है नीचे के जो ड्वेलर्स हैं उन पर कम होंगे जी। तो ये एक प्लानिंग में हो सकता है। जैसे जापान वगैरह में है तो 6-6, 7-7 जो है फ्लाईओवर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक सिंगल जो है फ्लाईओवर में ही लोगों को ये लगता है कि अगर ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वो होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो ये कई चीज़ें जो है एक साथ जुड़ी हुई समस्या है। तो क्योंकि एनसीआर रीजन जो है साइज्मिकली भी जोन 4 में आती है तो यहाँ पर फ्लाईओवर भी अगर 2-3 स्टेप की हम बनाते हैं उसके लिए भी हमें साइज्मिक पोटेंशियलिटी की स्टडी करनी पड़ेगी। तो एक समस्या का समाधान निकालने के लिए हम दूसरी समस्या पैदा ना करें। तो सबसे पहले तो यह है कि जो हमारी जो पुरानी जो सिस्टम थी, जो गांधीयन थॉट्स थी कि ज़्यादा लालच मत करो, पैदल चलो, साइकिल चलाओ। हाँ, अभी छोटी सी दूरी के भी लिए भी लोग यही सोचते हैं गाड़ी में जाएं, स्कूटी में चले जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, पैदल चलो, पैदल चलने की खुद आदत भी स्वस्थ रहो और लोगों को भी स्वस्थ रखने में मदद करो। राइट। तो स्वस्थ जीवन जीना और स्वस्थ रहने की कल्पना ही करने से कुछ नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना भी होगा डेली लाइफ में, उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले कल्पना तो करनी पड़ेगी और उस कल्पना को बच्चों के दिमाग में डालना होगा। बच्चों के दिमाग में डालना होगा क्योंकि हम तो अब जो है पॉल्यूटेड हो चुके हैं, हम अब जो है आदी हो चुके हैं सारी फैसिलिटी के, लेकिन बच्चों को मेहनत करने की तरफ जो है उनका रुझान पैदा करना होगा कि वो अधिक से अधिक मेहनत करें, साइकिल चलाएं, पैदल चलें और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, कैंपेन करें। उसके बारे में जो भी पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, कहीं प्लास्टिक फेंक रहा है तो उसको एक पब्लिकली उसको तरफ मतलब कि लोग वो करें कि अरे ये तो ठीक नहीं हो रहा है काम। तो उसको एक सोशल उसमें वो एक अवेयरनेस डेवलप हो। सिर्फ जो है कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या रिसर्च करने से ये चीज़ उतना नहीं होगा जितना होगा कि लोगों में अवेयरनेस जनरेट करने की ज़रूरत है, डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। आज की पेशकश में बस इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है dturduspecials@gmail.com। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।